नमस्कार। निर्माण आईएएस की ओर से मैं राजशेखर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज यहां आप लोगों के सामने आने का उद्देश्य ये है कि अभी पिछले संडे को यूपीएससी का पीटी का पेपर संपन्न हुआ है। उसमें जो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है उस सेक्शन का डिस्कशन करना आज हम लोग के सेशन का उद्देश्य है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये हम लोगों ने यहाँ पर सीरीज ए लिया है, यूपीएससी का पीटी का सीरीज ए लिया है। और इसमें जो हम लोग का पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड मिला है वो है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक उत्सर्जन करती है। ठीक ना, मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक सोर्स की यहाँ पर बात की गई है। एमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्वेश्चन बेसिकली इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है। निर्माण आईएएस का इन्वायरमेंट इकोलॉजी का अगर आप लोगों ने नोट्स देखा होगा, किताबें देखी होंगी, तो उसमें लंबे समय से ये बातें बताई जा रही हैं और भी अदर सोर्स से भी आप लोग ये पता चलेगा कि इसका सही आंसर होगा बी। क्यों? धान का जो खेत है, जो पैडी फील्ड होता है, वो मीथेन गैस का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, राइस होगा। अब जानते हैं कि ये जो राइस फील्ड है ये सबसे ज्यादा मीथेन का और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन क्यों करते हैं। धान की पैदावार या खेती करने का जो तरीका है, एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, या फिर वर्ल्ड में जहां भी होता है ट्रेडिशनल तरीके से, तो वहां पर किस तरीके से इसकी खेती की जाती है। पहले तो धान के बीज को एक नर्सरी में उगाया जाता है। जब वो 4-5 दिन के हो जाते हैं तो एक खेत में या फील्ड में जहां पर उनको उपजाना होता है उसको पूरी तरीके से फ्लडेड कर दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है, और उसके बाद से उसमें उन सीडलिंग्स को वहां पर रोपा जाता है। ठीक है, तो धान क्या है? राइस। ये बेसिकली एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। इसका मतलब क्या है? इस फसल को उपजाने के लिए बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, साथ में यहाँ पर तापमान भी ज्यादा चाहिए होता है। तो जो पैडी फील्ड होता है, जिनको हम लोग फ्लडेड फील्ड भी बोलते हैं, इसको पूरी तरीके से जब फ्लडेड कर दिया जाता है तो उसमें उन सीडलिंग्स को रोपा जाता है। अब किसानों का अपना एक वो तर्क देते हैं कि खेत में पानी भर देने से उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलता है वो ये मिलता है कि धान की फसल को तो पानी की जरूरत होती है, साथ में जब फील्ड फ्लडेड होता है तो उससे वहां पर जो वीड्स है, जो जिनको खरपतवार बोलते हैं, वो वहां पर उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। इससे धान के पौधों में को नुकसान नहीं होता खरपतवारों से। लेकिन इसका एक नुकसान होता है। क्या होता है कि धान के खेत को जब पानी से भर दिया जाता है और वो पानी लंबे समय तक वाटर लॉगिंग वहां पर होती है, शुरुआत में कम से कम 30 से 40 दिन तक, उसके बाद से भी जब तक फसल नहीं काट ली जाती है, हार्वेस्टिंग नहीं हो जाती है, हर सातवें दिन 7-8 दिन पर उस पूरे फील्ड को फिर से वहां पर वाटर लॉगिंग की जाती है। इससे क्या होता है कि सतह पर हमेशा लंबे समय तक पानी जमा रहने से जो वायुमंडल का ऑक्सीजन है या सूर्य का जो तापमान है, क्योंकि नॉर्मली जो धान का जो पौधा होता है वो 3 से 4 फीट तक वो लंबा होता है। तो इससे क्या है कि सूर्य का तापमान उसके नीचे की मिट्टी पर नहीं जा पाता है। वाटर लॉगिंग है तो वायुमंडल का ऑक्सीजन उसके मिट्टी पर नहीं जा पाता है। इससे क्या होता है कि धान की जो जड़ें होती हैं, जो सतह मिट्टी के नीचे हैं, वहां पर ऐसे बैक्टीरिया की उत्पत्ति के लिए, जिनको एनारोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है, जो ऑक्सीजन की कमी में पनपते हैं, ये क्या करते हैं, धान की जड़ों से शुगर को लेकर के उसको तोड़ करके बदल देते हैं किसमें? CH4 में, मतलब मीथेन गैस में बदल देते हैं। और ये राइस फील्ड से है, ये उत्सर्जित होता रहता है बुलबुलों के रूप में। तो इसलिए लंबे समय तक वाटर लॉगिंग एक कारण है धान की फसल से मीथेन गैस का उत्पादन का। अब बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या है। आपको पता है कि हमारे किसान भाई जो है पैदावार को बढ़ाने के लिए, उपज को बढ़ाने के लिए कई तरह के खादों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम का NPK का है। कई बार समाचारों में आप लोगों ने सुना होगा कि किसानों द्वारा इन उर्वरकों का, फर्टिलाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित हो रही है और उसका क्लाइमेट पे, पर्यावरण पर उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। कैसे पड़ता है? ये जो नाइट्रोजन है, जब इसका डिकम्पोजिशन होगा और वायुमंडल में मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा। अब समस्या ये है कि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये दोनों ग्रीन हाउस गैसेस हैं
और पूरे वर्ल्ड में ग्रीन हाउस गैसेस के अगर इमिशन का बात करेंगे तो उसमें मीथेन का जो रोल है वो 1.5% है, जो बेसिकली है कहां से वो सर्जित होता है, धान की खेतों से होता है, पैडी फील्ड से, राइस से होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग का पहला आंसर क्या होगा, बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो दूसरा प्रश्न है ये भी चावल की खेती से ही, मतलब राइस से ही रिलेटेड है, लेकिन ये खेती करने के तरीके से जुड़ा हुआ है। इट इज रिलेटेड विथ व्हाट, द मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूछने का कारण क्या है कि कहां से यूपीएससी ने ये क्वेश्चन उठाया है। तो जो धान के फसल को उपजाने के कई तरीके हैं, उसमें से एक तरीका जो हाल के समय में काफी चर्चा में रहा है, धान गहनता प्रणाली, जिसको सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कहते हैं। इस पर यूपीएससी ने सवाल पूछा है और उससे संबंध में कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि बीज की कम आवश्यकता, मीथेन की कम उत्पादन, बिजली की कम खपत। तो प्रश्न पूछने का कारण यह है, इस टॉपिक पर, सेम चीज पर यूपीएससी ने पहले भी सवाल पूछा हुआ है 2-3 साल पहले, और हम लोग का जो पीटी का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है या मेंस का जो टेस्ट सीरीज चला है, उन दोनों में राइस इंटेंसिफिकेशन और राइस फोर्टिफिकेशन दोनों पर सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले इस टॉपिक को शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, आंसर अपने आप ही डेराइव हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड, जैसे मैंने बताया, एक परंपरागत तरीका धान की खेती का वर्ल्ड वाइड जहां भी होता है 2-3 तरीके ही हैं। उसमें से एक तरीका जो होता है मेथड ऑफ पैडी कल्टीवेशन। इसमें एक तरीका जो है जिसको ट्रेडिशनल बोलते हैं, परंपरागत तरीका। ट्रेडिशनल तरीके में क्या होता है, जो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि धान के बीज को एक अलग नर्सरी में पहले उनको उपजाया जाता है। 4 से 5 दिन का जब उनका बीज हो जाता है, जब वो जड़ें उसमें निकल जाती हैं, सीडलिंग सब तैयार हो जाते हैं, तो उनको वहां से उठा करके उस फील्ड में, उस खेत में जहां पर उनको उपजाना है, उसको फ्लडेड फील्ड, मतलब पूरी तरीके से पानी से भर के बाढ़नुमा स्थिति बना करके वहां पर उन सीडलिंग्स को रोपा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब किसान भाई हमारे धान की खेती करते हैं तो क्या होता है, इस मेथड, अगर आप लोग उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहां पर धान का फसल होता है तो पता होगा आप लोगों को कि सीडलिंग्स को जब उठाया जाता है, उठा करके उनको काउंट करके नहीं डाला जाता है, अपने अंदाज से ही किसान हमारे वो फ्लडेड फील्ड्स पे उनकी रोपाई कर देते हैं। तो कई बार क्या हो जाता है कि वो गुच्छे जो हैं ज्यादा मोटे हो जाते हैं और वहां पे क्या होता है, एक साथ कई सारे धान के पौधे पैदा हो जाते हैं। ठीक है, उनमें आपस में बढ़ने का कंपटीशन होता है और कई बार ये नेगेटिव कंपटीशन जो है उनके सही ग्रोथ नहीं होने का कारण भी बनता है, जिसका अंतिम परिणाम क्या होता है, हमारे उपज पर उसका प्रभाव पड़ता है, उत्पादकता बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाती है। और साथ ही जब गुच्छे में बीज डाला जा रहा है, कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं अपनाया जा रहा है, इसका नतीजा क्या होता है कि बीज का भी उसमें खपत ज्यादा होता है। और साथ ही जैसे बार बार मैंने बोला कि वाटर लॉग फील्ड चाहिए, वाटर लॉग फील्ड चाहिए, इसका मतलब क्या है, जब बाढ़नुमा स्थिति बनानी है तो या तो बारिश का ही बारिश अच्छी है तो ठीक है, और जब बारिश का सीजन नहीं है या पानी वहां पर उपलब्ध नहीं है तो हम लोग वहां पर सिंचाई से जल पहुंचाना पड़ेगा पैडी फील्ड्स में, उनको लॉक करने के लिए, फ्लडेड करने के लिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बिजली का सहायता लेना पड़ेगा, मोटर चलाएंगे या दूसरी तरीके से वहां पर पानी पहुंचाने के लिए। तो इस तरीके में क्या होगा, पहले तरीके में ट्रेडिशनल में बिजली की कम आवश्यकता नहीं, ज्यादा होगी, मीथेन का उत्पादन होगा, तभी डिस्कशन हुआ कि लंबे समय तक वाटर लॉगिंग होगी तो उससे क्या होगा, वो मीथेन गैस का उत्सर्जन करने का एक कारण बनेगा। तो ट्रेडिशनल तरीके में तीनों खामियां थी। ठीक है, दूसरा जो तरीका आया था वो है डायरेक्ट शेडिंग ऑफ राइस। इसमें क्या किया जाता है, खेत को जोतने के बाद से, फिर से उनको बुआई के लिए तैयार करने के बाद से क्या किया जाता है कि उनमें उनको वाटर लॉक नहीं किया जाता। नॉर्मल जैसे गेहूं और अन्य फसलों की खेती की जाती है कि हाथ में बीज लेकर उसको खेत में फील्ड में थ्रो करते हैं, उसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पानी का थोड़ा बहुत तो बचत हो जाता है, बाकी प्रक्रियाएं वही होती है। इसमें पानी का कंजम्पशन का लेवल ये होता है कि जैसे सामान्य फसल जब गेहूं है या फिर और है, उस तरीके से इसमें सिंचाई की व्यवस्था की जाती है तो थोड़ा बहुत पानी का कंजम्पशन कम हो जाता है इसमें। लेकिन नुकसान क्या होता है कि जब बीज को थ्रो करेंगे, सीड्स को थ्रो करेंगे हाथ से, तो काउंट होकर के नहीं जाएगा। इससे क्या होता है कि इसमें नुकसान होता है कि बीज का वो ज्यादा हो जाता है। तो बीज ट्रेडिशनल तरीके में अगर मान लीजिए 5 किलो लगता था 1 एकड़ में, तो इसमें 10 किलो लगता है, इतना बीज का खपत बढ़ जाता है। ठीक है, तीसरा जो तरीका है हम लोग का वो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है, धान गहनता प्रणाली। इसी पर यह सवाल हम लोग का बेसिकली इसी से रिलेटेड है। ये प्रणाली क्या है, धान गहनता प्रणाली,
ये कोई नई प्रणाली नहीं है, कोई नया आविष्कार नहीं है। लंबे समय से विश्व के कई देशों में इसका इस्तेमाल पहले से ही किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले इसका प्रयोग मेडागास्कर में किया गया था और वर्तमान में दुनिया में 50 से अधिक देशों में इस पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। और जहां पर भी किया गया वहां पर एक फायदा यह हुआ कि किसानों की लागत कम हो गई और उत्पादन बढ़ गया। तो हमारे यहाँ भी जो भारत सरकार का हमारा उद्देश्य है कि अगले कुछ खास समय में उनकी आय को दोगुनी करनी है, तो खेतों की संख्या तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, उनका आकार नहीं बढ़ा सकते हैं। तो करना क्या होगा, जो उपलब्ध हमारे पास कृषि क्षेत्र हैं उन्हीं में उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे सिस्टम साइंटिफिक अप्रोच अपनाने होंगे कि उसी खेत में पहले की तुलना में उत्पादन हम लोग को ज्यादा मिले। उसके हिसाब से हमारा जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है ये काफी सुटेबल है। ये क्या है, इसमें किस तरीके से खेती की जाती है, इसमें भी नर्सरी में पहले धान के बीजों को उपजाया जाता है 4-5 दिन तक, जब उनमें जड़ें निकल जाती है तो यहाँ तक की प्रक्रिया सेम होती है सीडलिंग तैयार करने तक। इसके बाद से प्रक्रिया में फर्क आता है कि जो खेत होता है जिसको पहले फ्लडेड कर दिया जाता था, बाढ़ नुमा स्थिति कर दी जाती थी, यहाँ पर क्या किया जाता है, खेतों को एकदम लगभग समतल करने की कोशिश की जाती है, जिसको लेजर लेवलिंग बोलते हैं। मतलब खेत जितना संभव हो सके उतना समतल हो। और क्या किया जाता है, बीज को ना तो इसमें उस तरीके से गुच्छे में लेकर के रोपा जाता है, ना तो उसको हाथ से थ्रो किया जाता है, बल्कि एक खास डिस्टेंस पे खेत को माप करके लगभग एक एक बीज 10 इंच की दूरी पर लगाई जाती है। 10 इंच की दूरी पर लगाने से क्या होता है कि यहाँ पर एक बीज है, यहाँ पर एक बीज है, तो जब दोनों बड़े होते हैं तो उनमें बढ़ने के लिए नेगेटिव कंपटीशन नहीं होता, स्पेस उनके पास प्रॉपरली होता है। इससे क्या होता है, उनका न्यूट्रिशन अच्छा होता है, अच्छे से उनका ग्रोथ होता है, और फाइनली जब फसल उनमें आती है, बीज बनते हैं, धान के दाने बनते हैं, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी के और बहुत पहले की तुलना में ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है कि उनका ग्रोथ काफी अच्छे से हुआ स्पेस मिलने से। दूसरा क्या है, जब खेत पूरी तरीके से समतल है लगभग इस फ्लोर की तरह, तो उससे क्या होता है कि जब सिंचाई में वो काफी आसान हो जाएगा। जब सिंचाई किया जाएगा तो पानी जब खेत में डाला जाएगा तो सारे पौधे के जड़ों, सभी पौधों के जड़ों तक वो आसानी से वो पानी पहुंचेगा। इससे हमारा क्या होगा, वाटर सेविंग होगा, कंजम्पशन वाटर का कम होगा। ठीक है, और अगर पानी की आवश्यकता कम पड़ रही है, लंबे समय तक हम लोग खेत में पानी भर के नहीं रख रहे हैं, तो इसका नतीजा क्या होगा, मीथेन का उत्सर्जन भी कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, पीछे भी हम लोग ने डिस्कस किया। तो ये सबसे साइंटिफिक मेथड है और डाटा इसका ये है कि जहां ट्रेडिशनल तरीके में 1 एकड़ में फसल उपजाने के लिए ट्रेडिशनल तरीके में इसमें 5 किलो बीज की जरूरत पड़ती थी, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस में 10 केजी बीज की जरूरत पड़ती थी पर एकड़, वहां पर सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में 2 केजी बीज की आवश्यकता पड़ती है, बिजली का कंजम्पशन कम होता है। फाइनली जब हार्वेस्टिंग की जाती है तो जो आंकड़ा है वो ये है कि सामान्यतः फसल 20 से 21% बढ़ जाती है। इससे किसानों का आय प्रति एकड़ लगभग 15 से 20 हजार के आसपास उनको ज्यादा कमाई होती है। इसलिए क्या है, हमारे हिसाब से भी भारत देश में भी ये प्रक्रिया ये काफी उपयोगी होगी किसानों को आय को बढ़ाने में। तो अब देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या है, धान गहनता प्रणाली में बीज की कम आवश्यकता होगी, बिल्कुल होगी। आप देख रहे हैं किस तरीके से एक खास दूरी पर बिठाया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, पैदावार भी अच्छी होगी और बीजों का खपत कम होगा। दूसरा, मीथेन का कम उत्पादन होगा, बिल्कुल कम उत्पादन होगा, क्योंकि लंबे समय तक हम लोग फील्ड को, धान के खेत को वो बाढ़नुमा स्थिति में नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तीसरा है बिजली की कम खपत होगी, बिल्कुल होगी। अभी डिस्कस हुआ कि जितना ज्यादा पानी का कम आवश्यकता होगा उतना ज्यादा हम लोग को कम सिंचाई करनी पड़ेगी और उतना ज्यादा हम लोग बिजली का खपत कम करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा बिजली का खपत कम होगा। तो इससे हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, 1 2 3 सभी, मतलब डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है। अब जिस तरीके से नाम दिया गया है, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि एक यूपीएससी का रैंडम पिकअप है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। 2021 में इसमें से एक झील काफी चर्चा में थी, अक्टूबर नवंबर के आसपास में, और ऑफिशियली एक देश की, पश्चिमी अफ्रीका के एक देश ने, जिस देश का नाम है माली, उसने ऑफिशियली घोषित किया था कि हमारा एक झील जिसका नाम है लेक फागुबिन, वो पूरी तरीके से लगभग सूख चुका है और रेगिस्तान में तब्दील हो चुका है। और वहां से संबंधित न्यूज क्या था कि वहां का लोकल इकोसिस्टम झील के सूखने की वजह से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। वहां के जो स्थानीय निवासी थे, जो उस झील से जुड़े हुए थे,
जिस तरीके से भी उनका क्या हुआ, उनका लाइफ डिस्टर्ब हो गया, तो वहां पर क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ। तो इस वजह से लेक फागोबिन काफी चर्चा में था। अगर आपको नहीं पता है तो आंसर फाइंड करने का जो तरीका वो ये है कि हम जानेंगे कि कौन कौन से पॉपुलर लेक्स है जिनका नाम आपने सुना है, और वहां से अगर कोई नदी निकलती है जिस पर वर्तमान में कोई न्यूज आया है, आपके पिछले 4-5 साल के हिसाब से आप लोगों ने कुछ सुना है कि ये सूख गई है या इसमें वाटर लेवल कम हो गया है, तो वहां पर हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया लेक हर किसी को लगभग पता होने चाहिए, बहुत ही फ्रेंडली नाम है। ये युगांडा, केनिया और तंजानिया के बॉर्डर पर तीनों देशों में मिला करके है, और यहीं से व्हाइट नील निकलती है जो आगे चल करके ब्लू नील से मिलती है, और दोनों नील नदी के नाम से आगे बढ़ती है और भूमध्य सागर में अपने जल को गिराती है। तो यहां से रिलेटेड कोई न्यूज नहीं है। लेक विक्टोरिया पूरी तरीके से सुरक्षित है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा। लेक वोल्टा कहां है, इस मैप को देखिए, ये है विक्टोरिया झील हमारा। ये हम जो बात कर रहे हैं पश्चिमी अफ्रीका की, तो ये रहा माली, मारुसियाना, यहीं पर सारे के सारे देश थे, और लेक वोल्टा जो है यहीं पर एक देश थे घाना, ठीक ना। तो घाना का लेक है जहां से वोल्टा नदी निकलती है, ठीक है, और वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो हमारा जो है वो लेक वोल्टा भी हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। अब लेक अगोटा और लेक फागविन में आपको चूज करना है, ठीक है। तो लेक अगोटा उसी रीजन में, पश्चिमी अफ्रीका रीजन में ही है, ये नाइजीरिया में है, ठीक है। नाइजर नदी का संबंध इससे है, तो यहां से भी कोई न्यूज नहीं है। जो मेन है वो लेक फागविन है, और क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि ये न्यूज में था, ये करंट अफेयर से रिलेटेड था, इसलिए आपसे पूछा गया। निर्माण आईएएस का करंट अफेयर्स अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो उस समय का न्यूज उठाकर 2021 का देखिए, आपको यहाँ पर टॉपिक वो डिटेल में मिल जाएगा। हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है, गैंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। गैंडीकोटा जो कैनियन है वो दिए गए नदियों में से किस नदी द्वारा बनाया गया है। इसमें भी बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि ये रैंडम पिकअप है, कहीं से भी पूछ लिया, कहीं से भी नहीं पूछा, इसका भी करंट से रिश्ता है, ठीक है। कैसे, अगस्त 2021 में आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने एक फोर्ट का, जिसका नाम है गैंडीकोटा फोर्ट, इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, ये आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में है। इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया कि हम इसका रीइनोवेशन करेंगे ताकि ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो जाए अगस्त 2021 में। अब गैंडीकोटा फोर्ट जो है वो गैंडीकोटा गांव में है, और यहीं पर गैंडीकोटा कैनियन है, जिसको कहते हैं ये इंडिया का द हिडन ग्रैंड कैनियन भी है। इस वजह से गैंडीकोटा फोर्ट को यूनेस्को में शामिल करवाने के लिए जो आंध्र प्रदेश की जो सरकार प्रयास कर रही है, उसके वजह से ये कैनियन भी चर्चा में आया था, और इस पे यूपी ने सवाल पूछा। और किस नदी द्वारा बनाती है, तो ये है कंप्लीट फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ पर कोई तकनीक नहीं है, कोई विशेष तकनीक नहीं है, सिंपली है। इसका आंसर होगा पेन्नार नदी। पेन्नार नदी नलामला हिल से निकलती है, और गैंडीकोटा कैनियन का संबंध इसी नदी से है, ठीक है। तो इसमें समझने वाली बहुत कुछ बातें नहीं है, पेन्नार इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये काफी इजी है कि एक तरफ आपको शिखर पर्वत दिए गए हैं और दूसरी तरफ शिखर दिया गया, दूसरी तरफ पर्वत दिए गए हैं कि ये किस पर्वत से रिलेटेड है, ठीक ना। तो देखिए क्या ऑप्शन हमारा, एक तो नामचा बरुआ, नंदा देवी, नोक्रेक है, और ऑप्शन है दूसरी तरफ गढ़वाल, कुमायूं और सिक्किम। तो अगर मैपिंग का क्लास आपने, हिमालय की उत्पत्ति का ज्योग्राफी का क्लास आपने किया है, तो उसमें क्लियरली आपको सब कुछ, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी श्रृंखलाएं हैं, सब कुछ बताया गया है। तो देखते हैं आंसर को कैसे फाइंड करते हैं अपने नोट से। ये क्वेश्चन बेसिकली हम लोग के ज्योग्राफी के नोट से है। बृहद हिमालय की अगर हम बात करें हिमालय का, तो वो कहां से कहां तक विस्तृत है। इधर उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर दक्षिण में दक्षिण पूर्व में नामचा बरवा तक। नामचा बरवा क्या है, चोटी है, और नामचा बरवा जो है वो हिमालय का सिंटेक्सियल बेंड है। यहीं से हिमालय अचानक से ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और यहीं से नामचा बरवा से होकर के ही एक ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत से, जिसको सांगो नदी से जानते हैं, वो नामचा बरवा से होकर के ही भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और हिमालय का अगर हम प्रादेशिक विभाजन एक बार करें, ठीक ना,
तो पहले इसका ये ऑप्शन देख लेते हैं कि आसानी से क्लियर हो गया कि नामचा बरवा किसी भी तरीके से गढ़वाल हिमालय में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके पहले एक बार हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देख लेते हैं जो आप लोगों को करवाया गया है। अगर ये हिमालय पर्वत, बृहद हिमालय इस तरीके से, तो कश्मीर से लेकर के नामचा बरवा तक इसको अलग अलग प्रदेशों में बांटा गया है। जैसे सबसे उत्तर पश्चिम में क्या है, पहले कश्मीर हिमालय है, फिर पंजाब हिमालय है, उसके बाद से फिर गढ़वाल कुमायूं हिमालय है, फिर नेपाल हिमालय है, फिर असम हिमालय, इस तरीके से है। और आपको पढ़ाते समय बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, पूरा हिमालय रीजन ये बताया गया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो उसमें पासेस, दर्रे पढ़ने के लिए बताए गए थे, ग्लेशियर्स पढ़ने के लिए बताए गए थे, हिमनद, और साथ में चोटियां पढ़ने के लिए बताई गई थी। कैसे, या तो एक सीक्वेंस में, या तो पूर्व से पश्चिम कीजिए या पश्चिम से पूर्व कीजिए। तो बृहद हिमालय में जो चोटियां बताई गई थी आप लोगों को, एक बार मैं रिकॉल करवाता हूँ कि गढ़वाल या कुमायूं हिमालय में जो उत्तराखंड में है, वहां पर 3 चोटियां हैं। कौन कौन सी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी। इसके आगे हम नेपाल हिमालय में बढ़ेंगे तो बहुत सी हमने चोटियां देखी थी, जैसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालो, माउंट एवरेस्ट, होजो, कंचनजंगा, ये सब चोटियां हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग का सवाल क्या है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी। ये नंदा देवी के बारे में पूछा गया है, जो कहाँ स्थित है, गढ़वाल कुमायूं हिमालय में, ठीक ना। इसलिए सही ऑप्शन इसका क्या होगा कि नंदा देवी हमारा कहाँ स्थित है, ये कुमायूं हिमालय में बिल्कुल सही है। और नामचा बरवा कहाँ स्थित है, ये बहुत पूरब में है, इसलिए इसका संबंध इधर से नहीं होगा। इसलिए नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय से रिलेटेड नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अब तीसरा नोकरेक, बहुत आसान है। प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाते समय आप लोग को बताया गया है कि जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। गारो गैप से या जिसको मालदा गैप भी कहा जाता है, या राजमहल हिल्स और छोटा नागपुर के पठार से टूट करके अलग हो गया है। लंबे, ये पुराने समय की बात है, ठीक है। तो मेघालय का जो पठार है, वहां पर आपको पता है 3 चोटियां हैं, एक गारो, एक खासी, एक जैंतिया और खासी के बीच में शिलोंग रेंज है। और गारो पढ़ाते समय आप लोग को बताया गया कि जैसे कि कीपाकार आकृति की है, मानसूनी पवनों को रोक करके खूब वर्षा करवाती हैं, सब कुछ आपसे डिस्कस हो चुका है। इसमें नोकरेक हिल्स कहाँ बताया गया था कि ये पश्चिमी गारो पर अवस्थित है और इसकी ऊंचाई है 14 से 12 फीट मीटर, ठीक है। और नोकरेक क्या है, मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। तो सिक्किम हिमालय का हिस्सा होगा नोकरेक, नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। फिर सही क्या हो जाएगा कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही सुमेलित है, तो नामचा बरवा गलत हो गया, नंदा देवी सही हो गया, तीसरा गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या होगा, केवल 2, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला लेवेंट कंट्रीज के बारे में आपसे पूछा गया है। अगर आप लोगों ने केडी सर का क्लास किया है, आईआर का, और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पे जो सर का क्लास था, वहां पर क्लियरली कई बार आपको बताया गया है कि लेवेंट कंट्रीज क्या है, क्या होती हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते समय भी जीएस में सर ने बताया कि लेवेंट कंट्रीज क्या होती है। अब देखते हैं लेवेंट कंट्रीज क्या होती है, आंसर अपने आप मिल जाएगा। अब जैसे क्या देशों का नाम रखने का उसमें कुछ खास नाम क्यों है, इसमें कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। क्यों, जैसे नॉर्डिक कंट्रीज है तो उनका नाम है तो नाम है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है नाम है तो नाम है, वैसे ही 11 कंट्रीज इनका नाम है तो नाम है, ठीक है। जानने वाली बात यह है कि इसमें देश कौन कौन से आते हैं, तो इसका सही आंसर होगा कि मेडिटेरियन सी का, भूमध्य सागर का जो पूर्वी तट है, जिसमें साइप्रस, लेबनान, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, ये सब जो देश आते हैं, ये सब क्या है, इनको 11 कंट्री कहा जाता है। चर्चा में रहने का कारण यह है कि जैसे भी तो इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद भी, संघर्ष भी काफी लंबे समय तक चर्चा में रहा पिछले साल। उसके बाद से जो आईएस है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, यह भी वर्तमान में सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। अगर आप लोग न्यूज सुनते हैं तो उसमें कई बार आईएस जो है अपने को ISIL भी बोलता है। मतलब क्या, जो आखिरी का एल है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट, ठीक। तो लेवेंट क्या, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, एक खास रीजन को लेवेंट शब्द द्वारा संबोधित किया जाता है, जो क्या है, भूमध्य सागर के पूर्वी तट से जो सटे हुए देश है उनको 11 कंट्रीज कहा जाता है, जिसमें साइप्रस, लेबनान, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, ये सब शामिल है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास के क्षेत्र, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन सोर्स, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ समझने लायक नहीं है, करंट से रिलेटेड न्यूज है,
इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर के है, ISIL को लेकर के है। अगला जो क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान से किन देशों की सीमाएं लगती हैं। ये भी अगर आप लोगों ने केडी सर का IR का क्लास किया है, जो स्पेशल क्लास लिया गया था अफगानिस्तान तालिबान क्राइसिस पर, तो वहां पर सर ने हिंट कर दिया था कि अगर अफगानिस्तान से यूपीएससी को सवाल पूछनी है तो यही पूछा जाएगा कि अफगानिस्तान की सीमा कितने देशों से लगती है। QIP के क्लास में, मैपिंग के क्लास में भी आप लोगों को बताया गया था, कुछ हिंट दिया गया था कि अगर कंट्रीज का नाम याद करना है कि किन किन देशों की सीमाएं किन देशों से लगती है, तो उसमें 3-4 क्षेत्र ही बताए गए थे। एक आप लोग को यूक्रेन बताया गया था, दूसरा रशिया, तीसरा काला सागर और चौथा बताया गया था अफगानिस्तान। वहां से एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और एलिमिनेट करना भी बहुत आसान है। अगर आप लोग मैपिंग से जुड़े हुए हैं तो देखते हैं अजरबैजान का लोकेशन कहाँ है। अजरबैजान अफगानिस्तान से काफी दूर है, कैस्पियन सागर के पूर्व में, उसके उत्तर में रसिया है, उसके दक्षिण में ईरान है और पश्चिम में क्या है, तुर्की, जॉर्जिया है। तो ये काफी दूर हो जाता है। ऑप्शन 1 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा और जैसे ऑप्शन 1 हम लोग एलिमिनेट करेंगे क्या होगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा 3, 4 और 5। अब फैक्ट देख लेते हैं क्या है, अफगानिस्तान की सीमा कितने देशों से लगती है। तो फैक्ट ये है कि अफगानिस्तान की सीमा 6 देशों से लगती है और मैपिंग कराते समय आप लोग को बताया जाता है कि जब भी इन चीजों को याद करें, या तो एंटी क्लॉकवाइज याद करें या फिर क्लॉकवाइज याद करें। तो हम लोग देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, काफी आपको फ्रेंडली नाम मिल जाएंगे। जैसे क्या है, पहला यह अफगानिस्तान, इसके अगर एंटी हम लोग ऐसे चलेंगे तो पहले क्या मिलेगा, ईरान मिलेगा, फिर मिलेगा क्या, तुर्कमेनिस्तान मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, उज्बेकिस्तान मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, तजाकिस्तान मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, पाकिस्तान और यहाँ पर चाइना। तो हम लोग का जो ऑप्शन है क्या है, चीन, ईरान और पाकिस्तान तो दिया ही नहीं गया, तो वो नहीं है। इसके अलावा जो नहीं 3 जो देश थे वो कौन कौन से हैं, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। या तो आप ऐसे आपको याद हो तो निकाल लीजिए, या फिर ऑप्शन 1 अजरबैजान को एलिमिनेट कर दीजिए, तो अपने आप निकल जाएगा। तो ये भी करंट से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए यूपीएससी ने पूछा है। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है मोनाजाइट से रिलेटेड है कि मोनाजाइट क्या है। अगर इसको बात करें और ये भी कि क्या यूपीएससी ने फिर से ऐसे ही रैंडमली सवाल को पूछ लिया है, तो ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में कोल क्राइसिस हुआ था और ये खबर आप लोगों ने सुनी होगी कि देश में कोयले की कमी हो गई है, थर्मल पावर प्लांट हमारे बंद हो सकते हैं। तो लंबे समय से, और वो आज हो या ना हो हमारे थर्मल पावर प्लांट बंद, आज बेशक कोल क्राइसिस दूर हो जाए, लेकिन ये पता है कि 20, 40, 50 साल बाद जाकर के कोयले का क्राइसिस होने ही वाला है। और थर्मल बेस्ड जो पावर प्लांट है वो जो कोयले से चलते हैं उनके लिए समस्याएं आने वाली हैं। तो हर देश अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, उसी में भारत भी कोशिश कर रहा है। तो इसमें क्या है, मोनाजाइट जो है, मोनाजाइट यूरेनियम की तरह मान लीजिए क्या है, इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इससे संबंध में क्या क्वेश्चन है कि मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। तो हाँ, ये बिल्कुल जैसे बताया कि ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें आणविक क्षमता है, परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है, वो हमेशा दुर्लभ की कैटेगरी में आएगा, चाहे वो प्लूटोनियम हो, थोरियम हो या फिर यूरेनियम हो। अब क्या है, कहाँ ये मिलता हमारे देश में, थोरियम किस फॉर्म में पाया जाता है, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है भारत के लिए कि विश्व में थोरियम का जो सबसे बड़ा भंडार है, लगभग 25% अकेले इंडिया में। और ये कहाँ पाया जाता है, तटवर्ती क्षेत्रों में, जहां पर बालू है, तटवर्ती क्षेत्र जो बीच है, वहां पर जो सैंड से बालू में या क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। और अगर ये कहां पर है कहां नहीं है, नॉर्मली जहां पर मोनाजाइट पाया जाता है वहां पर जो रेत का बालू का कलर है वो मतलब भूरे लाल रंग का हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक ना, उसमें से क्रिस्टल मिलते हैं, क्रिस्टल में से और भी बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, जिसमें से थोरियम एक निकलता है। और थोरियम क्या है, परमाणु ऊर्जा का स्रोत है। और आप लोगों को पता है कि जब हम लोग का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किया गया था तो वो 3 स्टेज वाला था, 3 स्टेज वाला था। पहले में क्या था, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाना था, और इसमें जो प्राइमरी फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाना था वो क्या था, नेचुरल यूरेनियम था। दूसरा जो सेकंड स्टेज था उसको फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर कहा जाता है। इसमें क्या था, इस पे प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया था। और अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं तीसरे स्टेज की, थर्ड स्टेज की, ये थर्मल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात चल रही है। और इसमें प्राइमरी फ्यूल के रूप में क्या इस्तेमाल होगा, ये थोरियम इस्तेमाल होगा। और थोरियम कहां से मिलेगा,
थोरियम मिलेगा हम लोग को मोनाजाइट से, ठीक है। इसलिए ये यूपीएससी ने ये सवाल उठाया है। अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है कि मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, तो हाँ है। मोनाजाइट में थोरियम होता है, तो होता है। ये भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से होता है। इस ऑप्शन पर थोड़ा बाद में बात करते हैं, चौथे ऑप्शन पर पहले बात कर लेते हैं कि भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट को संशोधित या संवर्धित या निर्यात कर सकती है। सही है या गलत है? तो अगर आप लोग औद्योगिक नीति, इकोनॉमी का लोकेस्टर का क्लास किया है, सीसेस का क्लास किया है, तो वहां पर जब औद्योगिक नीति आप लोग को पढ़ाई गई है तो वहां पर बताया गया है क्लियरली कि 1948 से लेकर के जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बननी शुरू हुई 1956 में, उसमें संशोधन किया गया और फिर 1991 में एक बार वो बहुत लंबा पूरे भारतीय इकोनॉमी को लगभग खोल दिया गया, ठीक ना। लेकिन तब भी अगर मोटे तौर पर इकोनॉमी के हिसाब से उद्योगों को हम लोग दो भागों में बांटे कि एक उद्योग ऐसा जिससे रिलेटेड जो भी उसका उत्पादन, संवर्धन या निर्यात आयात जो भी करना हो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व कर दिया गया, और दूसरा जिसमें निजी प्लेयर्स भी, प्राइवेट कंपनी भी पार्टिसिपेट कर सकती है। तो शुरुआत से ही ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है उसको सरकार ने अपने लिए रिजर्व कर रखा कि इसका उत्पादन, संवर्धन, आयात, निर्यात जो भी करना है वो हम करेंगे। तो हमारे देश में थोरियम के संवर्धन, आयात, निर्यात जो भी करना है इसकी जिम्मेवारी किसको दी गई है? IREL को, इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड। ये एक मिनी रत्न कंपनी है, 100% भारत सरकार का ये उपक्रम है, इसमें कोई निजी निवेश नहीं है, ठीक है। और सिर्फ इसी को ये सारी जिम्मेवारी दी गई है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और 1962 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DIE के स्थापना के बाद से इसको अटैच कर दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना के बाद से IREL को अटैच कर दिया गया था वहां से। तो 100% सरकारी कंपनी है और थोरियम के उत्पादन और संवर्धन का जो काम है वो 100% सरकारी निकाय द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा क्या है? समस्त भारत के समस्त तटवर्ती बालुकाओं क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि सामान्य तौर पर देखेंगे तो अब मिलता भी है, नहीं भी मिलता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इसका भंडार है वो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद से है तमिलनाडु में, फिर ओडिशा, फिर केरला, फिर बंगाल में। आंध्र प्रदेश में लगभग 3.72% के आसपास टोटल इंडियन रिजर्व का, तमिलनाडु में 2.46% के आसपास है, ओडिशा में 2.41% के आसपास है, केरला में 1.90% के आसपास है और फिर बंगाल में 1.22% के आसपास है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो ये हम कह सकते हैं कि भारत के लगभग समस्त तटवर्ती क्षेत्रों के बालू में पाया जाता है। लेकिन यूपीएससी ने जो पूछा है वो एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन गलत होगा। अगर लगभग या सामान्य तौर पर इस्तेमाल किया गया होता तो इसको हम सही मान लेते हैं, ठीक ना। लेकिन फिलहाल हम इसको गलत मान करके चलेंगे और हम 3 एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? B, 1, 2 और 4। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल, स्कूल के टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होगा। तो बहुत सिंपल सा, जून का महीना हम लोग का चल रहा है, अभी कुछ दिन बाद लगभग 22 जून को जब सूर्य उत्तरायण होगा और कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा, तो उस समय उत्तरी गोलार्ध सबसे ज्यादा लंबे समय तक सूर्य से उष्मा प्राप्त करेगा। कर्क रेखा पर सूर्य सबसे ज्यादा लंबे समय तक वो लंबवत चमकेगा और जहां भी सूर्य लंबवत चमकता है वहां पर क्या होता है? सामान्य तौर पर उष्मा की सबसे ज्यादा उस क्षेत्र में प्राप्ति होगी और दिन की अवधि सबसे ज्यादा लंबी होती है। और इसका कारण क्या है? कारण इसका कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर पृथ्वी झुकी नहीं ना होती, अपने अक्ष पर सीधी होती, तो क्या होता? वर्ष भर एक ही क्षेत्र में अगर दिन लंबा है, सूर्य का जो प्रकाश लंबवत वहां पर हो रहा है वो वर्ष भर वही रहता। लेकिन चूंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इससे क्या होता? घूम घूम करके पृथ्वी का हिस्सा जो है वो सूर्य के सामने आता रहता है। और जब जिस हिस्से पर सूर्य की किरणें एकदम वर्टिकल पड़ती है, लंबवत पड़ती है, वहां पर सबसे ज्यादा उष्मा की प्राप्ति होती है, वहां दिन की अवधि सबसे ज्यादा लंबी होती है। तो हमारे यहाँ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 21-22 जून को 20-21 जून को सबसे ज्यादा लंबा दिन होता है। क्यों? क्योंकि 22 जून को सूर्य कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे लंबवत चमकता है। तो 20-21 तारीख कब होगा? वो जून का पहला पखवाड़ा होगा या दूसरा होगा? तो दूसरा होगा, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। इसमें बहुत कुछ समझने को नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है
कि एक तरफ वेटलैंड या लेक दिए गए हैं और दूसरी तरफ मैच करना उनका लोकेशन का है, ठीक है। तो इस पे भी अगर आप निर्माण आईएएस का नोट्स उठाइए, किताबें उठाइए, या कोई भी सामान्य सब किताब उठाइए इस मामले में, तो ये सारे के सारे वेटलैंड के और उनके लोकेशन का आपको लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, अगर याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो ये क्वेश्चन फिर आपका अगर गेस करेंगे तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब बात करते हैं होकेरा का, कि होकेरा वेटलैंड कहां पर है। तो होकेरा वेटलैंड जो है इसका लोकेशन है सही JNK, जम्मू एंड कश्मीर में है। जानने वाली बात यह है कि किस तरीके से इन सब चीजों को याद किया जा सकता है कि आप सारे वेटलैंड, सारे बर्ड सेंचुरी, सारे टाइगर रिजर्व सबका लिस्ट याद किया जाए, तो नहीं। कुछ खास ऐसे हैं जिनको तो ध्यान में रखना ही है, जैसे कि अगर किसी राज्य में कोई सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, उसका कोई ऐसा स्पेशल फीचर है जो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में और उस राज्य में इंपॉर्टेंट है, तो उनको ध्यान में रखना है। तो होकेरा जम्मू एंड कश्मीर में है, श्रीनगर से 13-14 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा, यहाँ पर बर्ड सेंचुरीज है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर से अगर वेटलैंड है और हम लोग को ध्यान में रखना है तो होकेरा को ध्यान में रखना चाहिए। रेणुका क्या है इसके बारे में पता है कि हिमाचल प्रदेश में और देश का ये सबसे छोटा वेटलैंड है, तो ये तो आप लोग को याद रहना ही चाहिए। तीसरा क्या है, रुद्र सागर, ये चर्चा में था, समाचारों में था, त्रिपुरा में ही है। रुद्र सागर क्या है, एक लेक है, और ये चर्चा में इसलिए था कि रामसर साइट है, और रामसर साइट के हिसाब से लेक में या जिसको भी दर्जा दिया गया है उसमें जो वाटर लेवल होना चाहिए वो 10-11 फीट होना चाहिए, लेकिन रुद्र सागर लेक में क्या हुआ, वाटर लेवल गिर करके 4 फीट के आसपास आ गया। इससे वहां पर समस्या उत्पन्न हुई, स्थानीय लोगों के लिए भी कुछ विरोध प्रदर्शन, सुधार के लिए हाईकोर्ट का निर्देश भी आया, तो इस वजह से 1-2 साल पहले यह चर्चा में था, ठीक है। तो रुद्र सागर झील जो है वो तो त्रिपुरा में ही है। अब इस सस्ताम कोटा झील कहां पर है, ये तमिलनाडु में नहीं है, ये केरल में है। तो इसमें हम लोग का क्या हो गया, दो गलत हो गया और 2 सही हो गया। तो इसमें जो पूछा गया है कि कितने युग्म या कितने पेयर सही है, तो केवल 2 युग्म, आंसर होगा बी, ओनली 2 पेयर्स, ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है चाय के प्रोडक्शन से। ये अभी तक का मतलब इसके आंसर को लेकर के थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, अवेलेबल सोर्स से आप देखेंगे तो नॉर्मली कुछ इसमें ऑप्शन तो फाइंड कर लेंगे ही, कि जैसे कि चाय के उत्पादन के लिए आदर्श परिस्थितियां क्या होती हैं, कि ढाल होना चाहिए, जड़ों में पानी लंबे समय तक जमा नहीं हो, और जब बहुत ज्यादा तापमान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके की चीजें जहां जहां मिलेंगी वहां वहां चाय की खेती होगी। तो नॉर्मली एक फिल्मों में भी आप लोग देखते होंगे, तो जब हिमाचल प्रदेश का रीजन दिखाया जाता है तो 2 जिलों के नाम लिया जाता है वहां पर, विशेष करके क्या, मंडी और कांगड़ा, जहां पर आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पर चाय की खेती होती है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, सामान्यतः वहां पर चाय की खेती होती है, सबसे ज्यादा चाय की खेती कहाँ होती है, असम में होती है, उसके बाद बंगाल में, असम को टी स्टेट कहा जाता है, ठीक ना। तो त्रिपुरा में होती है चाय की खेती, तो त्रिपुरा भी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश भी हो जाएगा। केरल फैक्ट है, ये टॉप 5 लिस्ट में आता है केरला, ठीक ना। तो यहाँ पर तो चाय का उत्पादन होता ही। अब कंफ्यूजन जो है वो आंध्र प्रदेश को लेकर के कि होता है या नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर यूपीएससी ने जो सवाल पूछा वो क्या पूछा कि आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में कौन सा राज्य जाना जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ के लिए हम लोग मान लेंगे, क्योंकि जो मेजर टी प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं उसमें तो शामिल नहीं है आंध्र प्रदेश, लेकिन जो अदर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है उसमें आंध्र प्रदेश को शामिल किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में वहां पर भी थोड़े बहुत पैमाने पर खेती होती है, तो आमतौर पर मान लेंगे कि वहां पर चाय की खेती होती है, इसलिए यहाँ पर ये चारों का चारों ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सभी चारों राज्य। अगला जो क्वेश्चन है फिर से एक मैच द फॉलोइंग से, इस बार यूपीएससी ने मैच द फॉलोइंग काफी पूछा है, और अच्छी बात है कि सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग के नोट्स में है। एक तरफ रिजर्वायर दिए गए हैं, जलाशय रिजर्वायर, और दूसरी तरफ क्या है, स्टेट दिए गए हैं, राज्य, और मैच करना है। तो कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बचपन से पढ़ते आते होंगे, कोई भी सामान्य ज्ञान की किताब उठाएंगे तो वहां पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक ना। तो घाट प्रभा कहाँ है, तेलंगाना में है, तो नहीं, हम जानते हैं कि घाट प्रभा कहाँ है, कर्नाटक में है। गांधी सागर डैम कहाँ है, गांधी सागर, ये बिल्कुल सही है, ये मध्य प्रदेश में ही है। इंदिरा सागर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। मैथन डैम कहाँ है, तिलैया मैथन, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, ये झारखंड में है, धनबाद के आसपास, ठीक ना। तो ये कहाँ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हम लोग का क्या है, इस पे पूछा गया है
कई लोगों का इसमें मैनुअल मिस्टेक हो गया है कि ये इसमें से कौन कौन से सही सुमेलित है ये समझ करके मार दिया। पूछा है कि इसमें कौन कौन से सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन कौन से सही सुमेलित नहीं है, तो सिर्फ इसमें से 3 कौन सा घाट प्रभा ये सही सुमेलित नहीं है, गांधी सागर ये सही सुमेलित है, आंध्र प्रदेश इंदिरा सागर ये सही सुमेलित नहीं है, मैथन छत्तीसगढ़ ये सही सुमेलित नहीं है। तो कितने सही सुमेलित नहीं है? 3। ठीक, तो केवल 3 युग्म या ओनली 3 पेयर्स इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये जैसे कि ये भी रैंडम क्वेश्चन नहीं है। हाल ही में नासा का एक रिपोर्ट आया है, उसमें बताया गया है कि मतलब रोल ऑफ क्लाउड्स इन अर्थ सरफेस हीटिंग, पृथ्वी के सतह के उष्मन में बादलों की भूमिका, क्लाउड्स की भूमिका। ठीक है, तो देखते हैं कि उससे रिलेटेड यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, हाई क्लाउड और लो क्लाउड की बात यहाँ पर की गई है, तो हाई क्लाउड और लो क्लाउड का मतलब क्या होता है, फिर बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन नासा के उसी आर्टिकल से ही है, बस स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया गया है। देखते हैं पहले क्या है टॉपिक। हाई क्लाउड्स का मतलब होता है सामान्यतः सतह से 15 से 20,000 फीट की ऊंचाई, मीटर की ऊंचाई, ठीक ना, 15 से मतलब 10 किलोमीटर तो से ऊपर ही होना चाहिए। तो ये क्या होगा, बादल कैसे बनते हैं, उनको हिमकणों को जमा होने के लिए हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियर की उनको आवश्यकता होती है, संघनन के लिए उनको वो टिक सके उस पर, उसके लिए एरोसोल की आवश्यकता होती है। अब एरोसोल क्या है, जो जलवाष्प है, धूलकण है वायुमंडल में जो है, उन्हीं पर वो बादल के हिम के कण जमा होते हैं, जब ग्रुप बनाते हैं तो बादल कहलाते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग सतह से ऊपर जाएंगे वायुमंडल विरल होता हुआ जाता है, और इससे क्या होता है, वहां पर संघनन वो न्यूक्लिक उनको केंद्रक मिल नहीं पाता, इसलिए वो सही से जम नहीं पाएंगे और काफी डिस्पर्स होंगे, ठीक ना, फेदर नुमा आकृति में होते हैं और काफी पतले होते हैं, थीन होते हैं। ठीक, और ऊपर होंगे तो वो हिमकण ही होंगे। ठीक है, तापमान बहुत कम होगा। तो अब हाई क्लाउड की चूंकि थिकनेस बहुत कम होती है, काफी पतले होते हैं, इसलिए जब सूर्य से इंसोलेशन आता है तो वो किस रूप में आता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आता है। और शॉर्ट वेव रेडिएशन को ये जो हाई क्लाउड्स हैं, थिकनेस इनकी काफी कम है, काफी डिस्पर्स होते हैं, उसकी वजह से रोक नहीं पाते हैं और ये सतह तक इनको पहुंचने देते हैं। ठीक है, और दूसरी, जब पृथ्वी गर्म होकर के रात के समय में काउंटर रेडिएशन करती है, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में करती है, और जब ये ऊपर जाती है लॉन्ग वेव रेडिएशन, तो हाई क्लाउड जो है ना, शॉर्ट वेव रेडिएशन को तो आने दिया पृथ्वी की सतह तक, गर्म भी होने दिया पृथ्वी की सतह को, और जब पृथ्वी अपनी ऊष्मा रिलीज कर रही है तो उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हाई क्लाउड ऊष्मन में भूमिका निभाएंगे, हीटिंग में भूमिका निभाएंगे। ठीक है, और लो क्लाउड क्या है, लो क्लाउड निचले एटमॉस्फेयर में बनते हैं, तो यहां पर इनका थिकनेस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, मोटा होता है, ये काले भूरे रंग के होते हैं लगभग। और देखा होगा आप लोगों ने कि कई बार जब ये अगर हाई क्लाउड्स लो क्लाउड्स जब बनते हैं तो क्या होता है, कई बार ये सूर्य की किरणों को पृथ्वी की सतह से पहुंचने से रोक देते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका थिकनेस ज्यादा होता है, सतह इनका चमकीला होता है, और हिमकण जो है सतह चमकीला होता है, हिमकण का एल्बिडो ज्यादा होता है। तो बादल से जब लो क्लाउड जब काफी मोटे हैं, उनसे जब सूर्य की किरणें टकराती है तो टकरा करके उसका काफी बड़ा हिस्सा परावर्तित हो जाता है, और ये पृथ्वी की सतह को गर्म नहीं होने देती है। ठीक ना, तो उल्टा हो गया, लो क्लाउड्स जो है वो क्या कर रही है, पृथ्वी के शीतलन में कूलिंग में भूमिका निभा रही है, और हाई क्लाउड जो क्या है वो हीटिंग में भूमिका निभा रहे हैं। तो ऑप्शन क्या है, उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं, नहीं करते हैं, ये काम लो क्लाउड्स करते हैं। ठीक ना, और भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है, मतलब हीटिंग बढ़ती है नहीं बढ़ती है। ठीक ना, क्यों, बहुत बड़ा हिस्सा रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा, डी, ना तो 1 ना ही 2। हाँ, अगला क्वेश्चन ये हम लोग के मैपिंग से है। क्यूआईपी का अगर आप लोगों ने क्लास किया होगा, वहां पर आप लोग को क्लियरली साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और उससे रिलेटेड बहुत सारे आइलैंड, जैसे क्यूरिल हो गया, मटू आइलैंड हो गया, सेनकाकू हो गया, पारासेल, एस्पार्टली, ये सारा का सारा आप लोगों को बताया गया। और चीन का किन किन देशों के साथ विवाद है उस क्षेत्र में, इसको भी अलग अलग से बताया गया था कि इंडोनेशिया और चीन के बीच में किस द्वीप को लेकर विवाद है, ताइवान को लेकर के किस द्वीप में विवाद है,
फिलीपींस से किस द्वीप को लेकर के विवाद है, तो उसी संदर्भ में आप लोगों को बताया गया था सेनकाकू के बारे में कि सेनकाकू क्या है। सेनकाकू जो आइलैंड है और चीन का जो वर्तमान में जो एक्सपेंसरी पॉलिसी, वो जो विस्तारवादी नीति अपना रहा है कि हर क्षेत्र को बोलता है कि मेरा है, अपने प्राचीन मैप को उठा करके खोल करके देखता है, अगर उस समय शामिल था तो आज वो क्लेम करता है कि हमारा क्षेत्र है। तभी सेनकाकू आइलैंड जो है वो ताइवान के उत्तर में, और यहाँ पर जापान का ये ryukyu आइलैंड है, यह ताइवान है, ताइवान के उत्तर में ये आइलैंड है, ठीक है। अभी तो इसको चीन, जापान सेनकाकू बोलता है और ये जापान के कब्जे में है, लेकिन अब क्या चीन इसको दियाओ बोलता है, और लगातार ये खबरों में बना रहा है, समाचार में बना रहा है, करंट में बना रहा है। इस वजह से यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है कि सेनकाकू आइलैंड कहाँ है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको क्यूआईपी में पढ़ाते समय ये बताया गया था कि कैसे लोकेशन याद करना है। ताइवान का जो उत्तर का हिस्सा ये क्या है, ईस्ट चाइना सी है, और जो दक्षिण का है साउथ चाइना सी। तो उत्तर में है, ताइवान के उत्तर में है सेनकाकू आइलैंड, तो किस में हो जाएगा, ईस्ट चाइना सी में है, ठीक है। और विवाद लंबे समय से इसको लेकर के चला आ रहा है, किसके बीच में, चीन और जापान के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है, ठीक ना। यहाँ पर दक्षिण चीन सागर है, तो ये तो सही होगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर यही होगा। करंट का क्वेश्चन था और ये काफी इजी क्वेश्चन था, नॉर्मली किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई मुख्य सौर तूफान, सौर प्रज्वाला पृथ्वी पर पहुंचता है तो उसका क्या संभावित प्रभाव हो सकता है। सोलर फ्लेयर्स की बात की जा रही है, सन स्पॉट की बात की जा रही है। ये क्या होता है, आप लोगों को पता है कि सूर्य एक जलता हुआ आग का गोला है जिसका सतह का तापमान लगभग सामान्य तौर पर 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। कई बार वहां पर क्या होता है वो, और उसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, वहां पर हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु जो है वापस में संलयन करते हैं और यही उसकी ऊर्जा का स्रोत है। प्रक्रिया वहां पर लगातार चलती रहती है, ठीक ना। लेकिन क्या होता है, कई बार चक्र के हिसाब से 11 वर्ष का सौर कलंक का या सन स्पॉट का ये साइकिल माना जाता है, ठीक, कि सूर्य से तूफान वो निकलेगा। और क्या वो कॉन्सेप्ट है, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसको मान लेते हैं जैसे ये सन है, ये जलता हुआ आग का गोला है, हाइड्रोजन हीलियम का यहाँ पर संलयन हो रहा है, तो लगातार यहाँ ऊर्जा का, उष्मा का निष्कासन होता रहता है। कई बार क्या होता है कि यहाँ से लपटें उठती हैं, इस तरीके से लपटें उठती हैं, बड़ी होती हैं, और जब आगे ये और जैसे जैसे लपटें ये बड़ी होती जाएंगी, क्या होगा, इनका सूर्य की सतह से इनकी दूरी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी एक खास समय आएगा जब ये टूट करके अलग हो जाएगी। और अलग होने के बाद से ये क्या है, ये चक्कर लगाते हुए ब्रह्मांड में पृथ्वी की तरफ ये पहुंचती है। यहाँ पर मान लीजिए अर्थ है, और अर्थ की खासियत क्या है कि अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र, ये बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है ये सौर तूफानों से पृथ्वी की रक्षा करता है। कैसे करता है, जब ये सोलर फ्लेयर उत्पत्ति के बाद से पृथ्वी के वायुमंडल की तरफ बढ़ते हैं तो जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है वो उनसे टकराता है और उनको घुसने से रोकता है। तो ये क्या होता है, ये डिस्पर्स हो जाते हैं, और कैसे, जहां पर इफेक्ट कम है वहां पर ध्रुवों के साइड से ये पृथ्वी की सतह से टकराते हैं। तो ध्रुवों की सतह से जब पृथ्वी से टकराते हैं तो ध्रुवीय ज्योतियों के बारे में, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरियोलिस के बारे में बचपन से हम लोग किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि वो क्या है, कि ध्रुवों पर कभी कभी अचानक से वो ज्योति प्रज्वलित होती है, प्रकाश दिखाई देता है, जिसको उत्तरी गोलार्ध में ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिण गोलार्ध में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो इसका कारण क्या है, बोरियोलिस और ऑस्ट्रेलिस का, ध्रुवीय ज्योति का, कि पृथ्वी वायुमंडल का जो परत है हम लोग उसको 4 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद से स्ट्रेटो, उसके बाद से मेजो, और फिर लास्ट में थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का जो निचला हिस्सा है, यहाँ पर एक पट्टी है, इसको कहा जाता है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर में क्या है, ज्यादा तापमान की वजह से यहाँ पर कण टकराते रहते हैं, टूटते रहते हैं, और यहाँ पर क्या, चार्ज पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, जिनका आपस में टकराने से सामान्यतः भी वो प्रकाश और बिजली दिखाई देती है। और आइनोस्फीयर में ही हम लोग का रेडियो वेव से रिलेटेड जो भी चीज हैं वो सारे के सारे कहाँ से कंट्रोल होती हैं या टकरा करके वापस आती हैं, रेडियो वेव सिग्नल, ये सारे के सारे वो है आइनोस्फीयर से ही, ठीक।
तो जब सौर तूफान आता है और ये जब नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल से और नॉर्थ पोल से टकराता है और वायुमंडल में घुसने की कोशिश करता है, तो उस समय यहाँ पर ऑस्ट्रेलेसिस और बोरियलिस जो ध्रुवीय ज्योतियां हैं वहां पर टकराहट ज्यादा होगी, क्योंकि बाहर से एक एनर्जी आई है और ऑलरेडी आयनोस्फीयर में पोल के ऊपर जो एनर्जी का टकराव होता रहता है, तो वहां पर उस पर टकराहट ज्यादा होगी, तो क्या होगा, ज्यादा ध्रुवीय ज्योतियां दिखाई देंगी। ठीक ना। उसके बाद से जब ये टकराएगा आयनोस्फीयर से, जब ये गुजरेगा तो क्या करेगा, वहां पर जो रेडियो तरंगे हैं, जो भी है कम्युनिकेशन का सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का सिस्टम, वो क्या करेंगे, वो सबको डिस्टर्ब करेंगे। ठीक ना। तो ये देखने में वैसे तो क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा एक छुपा हुआ है कि जिसको हटा देने से आंसर हमारा आसानी से निकल जाता है, कि इसमें से किनका रिलेशन इससे नहीं होगा। पहले हम ये छांट लेते हैं कि विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती है। सुनामियों का संबंध सामान्य तौर पे आप जानते हैं कि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली उष्मा ऊर्जा और टेक्टोनिक मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक ना। तो ये बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगी सोलर फ्लेयर्स। ठीक ना। तो ये ऑप्शन अगर हम हटा देते हैं दो, तो दो इसमें है, इसमें है, 1 3 4 6 7 अपने आसानी से निकल जाता है। ठीक ना। दूसरा है बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, तो हाँ बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। एक बार ये 90s में कनाडा में आया था, कनाडा के क्यूबिक प्रांत में, तो वहां पर का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था लगभग 9 घंटे तक ठप रहा था, लाखों लोग बिजली की समस्या से उस समय परेशान थे। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर ध्रुवीय ज्योतियां दिखाई देंगी, तो हाँ दिखाई देंगी। ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दवाग्नि घटित हो सकती है, तो आग लगने की घटनाएं सामान्य तौर पर डायरेक्टली इसको कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, तो ये हम नहीं मानेंगे ऑप्शन। सैटेलाइट अपने ऑर्बिट से हट सकते हैं, दाएं बाएं हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र से ऊपर उड़ने वाले वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है, तो हो सकता है, क्योंकि इसका भी सिस्टम सैटेलाइट कम्युनिकेशन से है, तो ये बाधित होगा। ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन सही इसमें क्या हो जाएगा, सी 1 3 4 5 1 3 4 6 और 7। अब यहीं पर ये मानते हुए कि पेपर काफी अच्छा था, जरूरी क्वेश्चन मिक्सअप था, कुछ फैक्चुअल भी थे, कुछ कॉन्सेप्चुअल भी थे, आप लोगों ने सही ढंग से पढ़ाई की है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ होगा। और इस शुभकामना के साथ कि आप हर किसी का पीटी का रिजल्ट आप लोग क्वालिफाई करें, इसी शुभकामना के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं।